मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी। एक ऐसी जगह है जहां असली ज्ञान रहता है। इसे द ज्ञान वॉल्ट कहते हैं और आप इसे हमारे साथ खोलने वाले हैं। हर दिन हम आपके लिए यूनिक फैक्ट्स और प्रैक्टिकल विजडम लाने के लिए गहराई से रिसर्च करते हैं, सीधे हमारे वॉल्ट से आपकी लाइफ तक। सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी में शामिल हों, क्योंकि दी ज्ञान वॉल्ट में नॉलेज ही पावर है और यह आपकी है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें कल का एक टुकड़ा आज देखने को मिल जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम देखने के लिए बहादुर बनोगे? मुंबई के इस बस्लिंग शहर में आर्यन नाम का एक लड़का अक्सर ऐसी बातों के बारे में सोचता था। वो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसके हाथ पहले से ही रेलवे वर्कशॉप की ग्रीस और ग्राइम से वाकिफ थे। वो अपने पिता के साथ काम करता था, एक दयालु आदमी जिसकी मुस्कान गर्म थी और आंखें सालों तक इंजनों के साथ बिताई विजडम से भरी थी। उनके दिन मेटल के क्लैंग, स्टीम की हिस और तेल और कोयले की कंफर्टिंग खुशबू से भरे होते थे। आर्यन को यह दुनिया बहुत पसंद थी। यह उसका घर था, कड़ी मेहनत और सिंपल जॉयज की जगह। हर दिन आर्यन और उसके पिता उन ट्रेनों को ठीक करते थे जो भारत के दिल को जोड़ती थीं। वे बोल्ट्स कसते थे, ब्रास को पॉलिश करते थे और लोकोमोटिव्स की रिदमिक हार्ट बीट सुनते थे। उसके पिता उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे, उन ट्रेनों की जो प्योर स्टीम पर चलती थीं और सिंगिंग बर्ड्स की तरह विसल करती थीं। लेकिन यार्ड में एक ऐसा इंजन था जिसे कोई कभी नहीं छूता था। वह पुराना और जंग लगा हुआ था, धूल और जाले की मोटी चादर से ढका हुआ था। दूसरे मजदूर उसे श्रापित कहते थे, द कर्स्ड वन। वे कहते थे कि यह बैड लक लाता है, फुसफुसाते थे कि यह एक फॉरगॉटन टाइम का भूत है, किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहा है। पुराने इंजन के आसपास की कहानियां उतनी ही थीं जितने उसे जोड़े रखने वाले रिवेट्स। कुछ लोग दावा करते थे कि देर रात को उसमें से अजीब हमिंग नॉइजेस आती थी, एक ऐसी आवाज जो किसी और ट्रेन जैसी नहीं थी। दूसरे कसम खाते थे कि उन्होंने उसकी अंधेरी कैबिन से एक हल्की ईरी लाइट चमकती देखी थी जो उनके पास आने पर गायब हो जाती थी। ज्यादातर लोग बस दूर रहते थे, अगर उन्हें उसके पास से गुजरना होता तो अपना रास्ता बदल लेते थे। आर्यन हालांकि डरा हुआ नहीं था, वो क्यूरियस था। वो अक्सर उस खामोश जायंट को घूरता रहता था, उसके सीक्रेट्स के बारे में सोचता रहता था। उसे उसकी तरफ एक अजीब खिंचाव महसूस होता था, एक ऐसी भावना जिसे वो किसी को नहीं समझा सकता था, अपने पिता को भी नहीं। मुंबई की एक उमस भरी रात, जब चांद रेलवे यार्ड में लंबी परछाइयां डाल रहा था, आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। हवा थिक और शांत थी और वर्कशॉप पर एंटिसिपेशन की एक अजीब भावना छाई हुई थी। उसने टहलने का फैसला किया। उसके कदमों की गूंज खामोशी में धीरे से गूंज रही थी। जैसे ही वो कर्स्ड इंजन के पास पहुंचा, उसने उसे देखा। कैबिन के दरवाजे की दरारों से एक नरम पल्सेटिंग नीली रोशनी निकल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और एक्साइटमेंट का मिश्रण उसके अंदर चर्निंग कर रहा था। सावधानी को ताक पर रखकर उसने भारी क्रीकिंग दरवाजा खोला और एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर कोई पुराने लेवर्स या कोयले की भट्टियां नहीं थीं, बल्कि चमकती हुई स्क्रीन्स और तारे थे जो एक अजीब फ्यूचरिस्टिक ऊर्जा से हमिंग कर रहे थे। इंजन का अंदरूनी हिस्सा एक सपने जैसा था। हवा एक नरम नीली चमक से झिलमिला रही थी और दीवारें चिकनी टच सेंसिटिव पैनलों से ढकी थीं, जिन पर आर्यन ने पहले कभी न देखे हुए जटिल प्रतीक थे। उसने सावधानी से एक स्क्रीन को छुआ और वह जीवंत हो उठी। एक ऐसे शहर की तस्वीरें दिखा रही थी जिसे आर्यन मुश्किल से पहचान पा रहा था। उड़ने वाले वाहन बादलों को चीरते हुए ऊंची इमारतों के बीच से गुजर रहे थे और लोग चिकने चांदी के कपड़े पहने हुए थे। स्क्रीन पर एक तारीख दिख रही थी, 2079। आर्यन को झटके से एहसास हुआ कि वह भविष्य के मुंबई को देख रहा था। उसने एक अजीब कंपन महसूस किया और खिड़की के बाहर की दुनिया रोशनी की सुरंग में धुंधली हो गई। जब वह साफ हुई तो वह अपनी जानी पहचानी वर्कशॉप में नहीं था, वह उस भविष्य के शहर में था।
2079 का मुंबई तकनीक का एक अजूबा था। हवा साफ थी, सड़कें व्यवस्थित थीं और सब कुछ एक खामोश, ग्रेसफुल दक्षता के साथ चल रहा था। आर्यन अपने साधारण वर्कशॉप कपड़ों में अतीत के भूत जैसा लग रहा था। वह शहर में घूमता रहा, उसका दिमाग अपने आसपास के अविश्वसनीय दृश्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे एक डिजिटल आर्काइव मिला, भविष्य की लाइब्रेरी जैसा, और बेचैनी की गहरी भावना ने उसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप्स के बारे में जानकारी खोजने के लिए प्रेरित किया। वह जानना चाहता था कि उसके घर उसके पिता के साथ क्या हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने पिता का नाम सर्च बार में टाइप किया। जो उसे मिला, उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। 2041 की एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट स्क्रीन पर चमक उठी। उसमें उसकी प्यारी वर्कशॉप की तस्वीर थी, जो आग की लपटों में घिरी हुई थी। हेडलाइन थी, परेल रेलवे वर्कशॉप में दुखद धमाके में सीनियर मैकेनिक की जान गई। उसके नीचे उसके पिता की तस्वीर थी, वही गर्म मुस्कान जो आर्यन अच्छी तरह जानता था। लेख में बताया गया था कि उसके पिता की देर रात काम करते हुए एक अचानक अप्रत्याशित विस्फोट में मौत हो गई थी। आर्यन पर ठंडे डर की एक लहर दौड़ गई। वह अपने ही पिता की मौत के बारे में पढ़ रहा था, एक ऐसी घटना जो अभी तक हुई नहीं थी, लेकिन इस भविष्य के समय में इतिहास के रूप में दर्ज थी। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह विवरण बार बार पढ़ रहा था। हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा था। भविष्य के शहर की खुशी और आश्चर्य गायब हो गए। उनकी जगह एक गहरा दर्दनाक दुख आ गया। उसके पिता, उसके हीरो, वह आदमी जिसने उसे सब कुछ सिखाया था, उसे छीन ले जाने वाले थे। दुर्घटना की तारीख उसके अपने समय में सिर्फ कुछ ही हफ्तों दूर थी। जादुई यात्रा एक बुरा सपना बन गई थी। उसे अचानक इंजन के शाप का असली मतलब समझ में आया। यह बैड लक के बारे में नहीं था, यह आने वाले को जानने का भयानक बोझ था। वह असहाय महसूस कर रहा था। एक छोटा लड़का एक ऐसे भविष्य में खो गया था जिसने पहले ही उसके परिवार की त्रासदी लिख दी थी। अपने दुख में खोया हुआ आर्यन को एक बूढ़ी औरत ने ढूंढा, जिसकी आंखें दयालु और बुद्धिमान थीं। उसने अपना परिचय डॉ एरिस के रूप में दिया, एक वैज्ञानिक जो टेम्पोरल एनोमलीज का अध्ययन कर रही थी। वह सालों से टाइम ट्रैवलिंग इंजन के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक कर रही थी। उसने आर्यन के चेहरे पर निराशा देखी और उसे धीरे से अपनी प्रयोगशाला में ले गई, एक शांत जगह जो अजीब गैजेट्स और स्पेस टाइम के जटिल चार्ट से भरी थी। उसने समझाया कि इंजन, जिसे वह काल यात्री या टाइम ट्रैवलर कहती थी, एक बहुत अधिक उन्नत सभ्यता का अवशेष था, एक मशीन जो समय के प्रवाह में खो गई थी। वह जानती थी कि आर्यन ने क्या खोजा था। डॉ एरिस ने धैर्य से सुना जब आर्यन, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, उसे अपने पिता और आने वाली आपदा के बारे में बताया। उसने उससे विनती की, पूछा कि क्या इसे बदलने का कोई तरीका है, क्या वापस जाकर अपने पिता को चेतावनी देने का कोई तरीका है। वैज्ञानिक ने उसे बहुत दुख के साथ देखा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने धीरे से कहा, समय एक नदी की तरह है। तुम उसमें एक पत्थर फेंक सकते हो और वह लहरें पैदा करेगा, लेकिन नदी बहती रहेगी। अतीत को बदलना सिर्फ मुश्किल नहीं है, यह खतरनाक है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एक अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस। एक जीवन को बचाना दूसरे की जान ले सकता है, या यह वास्तविकता के ताने बाने को ऐसे तरीकों से खोल सकता है जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उसने टेम्पोरल पैराडॉक्सिस के सिद्धांत को समझाया कि कैसे एक प्रमुख घटना को बदलने से परिवर्तनों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है। संभावित रूप से एक ऐसी वास्तविकता उत्पन्न हो सकती है जो मूल से कहीं अधिक बदतर हो। डेस्टिनी के पास खुद को ठीक करने का एक तरीका होता है, उसने चेतावनी दी। यदि तुम अपने पिता की मृत्यु को एक तरीके से रोकते हो, तो समय उन्हें दावा करने का कोई और तरीका खोज सकता है। ब्रह्मांड संतुलन चाहता है। जो लिखा है उसे बदलने की कीमत अकल्पनीय रूप से अधिक हो सकती है। तुम्हें बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। क्या तुम सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हो, यहाँ तक कि उस दुनिया को भी जिसे तुम जानते हो, उसे बचाने के एक मौके के लिए? कभी-कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य उसे स्वीकार करना होता है
जिसे हम बदल नहीं सकते। आर्यन ने हर शब्द को सुना। उसका दिमाग कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस के तूफान से भरा हुआ था। उसने डॉ एरिस की चेतावनी में तर्क को समझा। उसने भारी जोखिम, चीजों को बदतर बनाने की भयानक संभावना को देखा। लेकिन फिर उसने अपने पिता का चेहरा अपने दिमाग में देखा। उनकी कोमल मुस्कान, जिस तरह से उनकी आंखें चमक उठती थी जब वे ट्रेनों के बारे में बात करते थे, उनके कठोर हाथ जिन्होंने आर्यन को एक अच्छा जीवन देने के लिए इतनी मेहनत की थी। वह कैसे खड़ा रह सकता था और कुछ नहीं कर सकता था? वह इस ज्ञान के साथ कैसे जी सकता था कि वह कोशिश कर सकता था? उस पल में उसका चुनाव स्पष्ट हो गया। प्यार, उसने फैसला किया, समय से भी मजबूत एक शक्ति थी। उसने डॉ एरिस को देखा। उसकी आंखें एक नए अटूट संकल्प से भरी हुई थीं। मुझे कोशिश करनी होगी, उसने कहा। भारी मन से डॉ एरिस ने आर्यन को इंजन को रिकैलिब्रेट करने में मदद की। गंतव्य को 2041 में धमाके के दिन के लिए सेट किया। जैसे ही नीली रोशनी ने उसे फिर से घेर लिया, उसने अपने फैसले का बोझ महसूस किया। वह अब एक मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक यात्री था जो एक भयानक रहस्य लिए हुए था, खुद डेस्टिनी के खिलाफ दौड़ रहा था। वह फेमिलियर वर्कशॉप में वापस आया, धमाके से बस कुछ घंटे पहले। उसने अपने पिता को लोकोमोटिव रिपेयर बे में अकेले काम करते हुए पाया, एक जानी पहचानी धुन गुनगुनाते हुए। बाबा! आर्यन चिल्लाया, उसकी ओर दौड़ता हुआ और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसने जल्दी से समझाया कि उन्हें जाने की जरूरत है, कि बे सुरक्षित नहीं है। उसके पिता आर्यन की घबराहट और खतरे की उसकी जंगली बातों से भ्रमित होकर हेजिटेंट थे। वह तर्क और दिनचर्या के आदमी थे और अपना काम अधूरा छोड़ना उनकी प्रकृति में नहीं था। आर्यन जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे और अधिक डेस्परेट होता जा रहा था, उसने न्यूज़ रिपोर्ट में बताई गई फॉल्टी गैस लाइन को देखा, जो एक वेल्डिंग टॉर्च के पास चुपचाप लीक कर रही थी। अब और समझाने का समय नहीं था। प्लीज बाबा, मुझ पर भरोसा करो, उसने भीख मांगी। जैसे ही वह अपने पिता को बाहर निकलने की ओर खींच रहा था, उसने एक तेज हिस सुनी। टॉर्च से निकली एक चिंगारी ने लीकिंग गैस को जला दिया। आग की एक दीवार उठ खड़ी हुई। केवल अपने पिता के बारे में सोचते हुए आर्यन ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, उन्हें दरवाजे से बाहर कर दिया। ठीक उसी समय जब मुख्य फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ, दुनिया सफेद हो गई। एक बहरा करने वाली गर्जना हुई और फिर एक गहरी खामोशी। आर्यन को एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वह तैर रहा हो। उसने अपने पिता को देखा, वर्कशॉप के बाहर सुरक्षित, आग की लपटों को हॉरर से देखते हुए। आर्यन के गाल पर एक आंसू लुढ़का, दुख का आंसू, प्यार का और शांति का। उसने कर दिखाया था, उसने अपने पिता को बचा लिया था। उसने वह कीमत चुकाई थी जिसके बारे में डॉ एरिस ने उसे चेतावनी दी थी। उसने अपने पिता के लिए अपनी जान का सौदा किया था। समय की नदी को मोड़ दिया गया था और वह पत्थर था जिसे अपना रास्ता बदलने के लिए बलिदान कर दिया गया था। अंधेरा उसे घेरने लगा और उसे कुछ और याद नहीं रहा। आर्यन की आंखें फड़फड़ाकर खुली। वह अपने ही बिस्तर पर था। सुबह की धूप उसकी खिड़की से आ रही थी। उसे मुंबई के जागने की जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सब एक सपना था? वह अपने कमरे से बाहर भागा और अपने पिता को रसोई में देखा, अपनी सुबह की चाय पीते हुए और अखबार पढ़ते हुए। वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे, उन पर एक खरोंच भी नहीं थी। बाबा! आर्यन फुसफुसाया। उसके पिता ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तुम जल्दी उठ गए बेटा, काम के लिए तैयार हो? आर्यन उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों में आंसू भरा। वह जीवित था, यह काम कर गया। वह खिड़की पर भागा और रेलवे यार्ड की ओर गई। वह जगह जहाँ पुराना शापित इंजन कभी खड़ा था, खाली थी। वह चला गया था जैसे वह कभी था ही नहीं। किसी को इंजन, नीली रोशनी या समय यात्रा याद नहीं थी। केवल आर्यन को कल का मेहमान, द गेस्ट फ्रॉम टुमारो, और उस बलिदान का रहस्य पता था जिसने उसे उसका आज दिया था। क्यों 80% स्मार्ट लोग द ज्ञान वॉल्ट को पसंद करते हैं? क्योंकि ज्ञान फन है और मिस करना नॉट एन ऑप्शन। पसंद आया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि कोई ज्ञान हाथ से न जाए। अगली बार मिलते हैं। थैंक्स।